शाम के करीब 9:15 बजे थे। पूरे घर में एक हल्की सी खामोशी थी। बस रसोई से बर्तनों के टकराने की धीमी आवाज आ रही थी। मीरा जी अपने कमरे के पलंग पर लेटी थीं। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिन भर की थकान के बाद मन थोड़ा शांत हुआ था, पर शरीर टूटने लगा था। थोड़ी देर में नव्या, आदित्य की पत्नी, हाथ में एक ट्रे लेकर कमरे में आई। ट्रे पर बादाम और केसर वाला गर्मा गर्म दूध था। एक गिलास मां के लिए और एक गिलास आदित्य के लिए। ट्रे की सुंदरता से ज्यादा नव्या के चेहरे की मुस्कान प्यारी थी। मां, मैं आपके लिए बादाम वाला दूध लाई हूं। इसे पीकर आपको अच्छी नींद आएगी, उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। मीरा जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराईं। तुम तो मेरी हर जरूरत को बिना कहे ही समझ लेती हो बेटी। तभी आदित्य भी पीछे से कमरे में आया। उसने जल्दी से ट्रे से अपना गिलास उठाया और कहा, वाह क्या खुशबू है। नव्या, तुम तो दिन पर दिन मां जैसी बनती जा रही हो। नव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ सासू मां से ही सीखा है। मीरा जी ने गिलास हाथ में लिया। दूध हल्का गर्म था। ऊपर केसर की 2-3 पतली लकीरें तैर रही थीं। जैसे ही उन्होंने एक घूंट लिया, वह थोड़ा ठहर गईं। बहू, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। आदित्य तुरंत बोला, मां, ये तो आपका रोज का संवाद है। कभी ज्यादा मीठा, कभी कम मीठा, कभी ज्यादा केसर। अब चुपचाप सारा दूध पी लो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने आज कुछ नया करने की कोशिश की है मां। मैंने थोड़े भुने हुए बादाम पीस कर डाले हैं, शायद इसीलिए स्वाद अलग है, पर आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। मीरा जी मुस्कुराईं और फिर धीरे धीरे चुपचाप सारा दूध खत्म कर दिया। जैसे ही उन्होंने गिलास पास रखी छोटी मेज पर रखा, नव्या ने झुककर गिलास उठा लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, आपके सिरहाने पानी का जग और आपकी दवा भी रखी है। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, आदित्य बीच में बोला, मां को दवा मैं दूंगा नव्या, तुम जाकर रसोई का काम खत्म करो। उसका लहजा बहुत साधारण था, पर उसमें अपनापन और जिम्मेदारी का भाव था। नव्या पल भर के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं रसोई का काम खत्म करती हूं। वह ट्रे लेकर चली गई। अब कमरे में सिर्फ आदित्य और उसकी मां थे। आदित्य मां के पास आया और उनके पैरों के पास बैठकर बोला, मां, नव्या इन दिनों आपके लिए नए नए प्रयोग कर रही है। आप बस आराम करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। फिर उसने अलमारी में रखी दवा उठाई और मां के हाथ में दे दी। ये लो मां, दवा लो और फिर सो जाओ, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। मीरा ने अपने बेटे की आंखों में देखा, जहां सिर्फ प्यार और अपनापन था। उन्होंने दवा ली, पानी पिया और फिर चुपचाप सिरहाने पर सिर रख दिया। आदित्य उठा और कमरे की रोशनी धीमी कर दी। खिड़की से आ रही चांदनी अब थोड़ी साफ थी, पर उस चांदनी की ठंडक में भी एक हल्की सी बेचैनी घुल रही थी। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में था। और फिर मीरा को कब नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह का समय था। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। घड़ी की सुइयां करीब 7:30 पर थीं जब मीरा की नींद खुली। उनके हाथ ठंडे थे, पर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। क्यों ना आज मैं खुद अपने बेटे और बहू के लिए चाय बनाऊं, उन्होंने धीरे से खुद से कहा और मुस्कुरा दी। वह ऊनी शॉल उतार कर दबे पांव रसोई की ओर चली। घर अब भी शांत था। रसोई में जाकर उन्होंने गैस जलाई। पहले पानी रखा, फिर अदरक और इलायची तैयार करने लगी। अदरक कूटते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, पर मन में एक अजीब सी गर्माहट थी। नव्या को हल्की मीठी चाय पसंद है और आदित्य को तीखी अदरक वाली चाय, उन्होंने खुद से कहा और हल्का सा मुस्कुराई। धीरे धीरे रसोई चाय की खुशबू से भर गई। इधर पलंग पर नव्या ने करवट बदली। चाय की खुशबू जैसे ही नाक तक पहुंची, उसने आंखें खोल दी। इतनी तेज खुशबू, चाय किसने बनाई? उसने गद्दे से बाहर हाथ हिलाकर फुसफुसाया। वह उठी और धीरे से कमरे से बाहर झांका। रसोई में मीरा जी शॉल लपेटे बड़े प्यार से चाय बना रही थी। नव्या कुछ नहीं बोली, वह बस खड़ी देखती रही। तभी मीरा जी ने बिना पीछे मुड़े कहा, नव्या बहू, तुम उठ गई? देखो, आज मैंने चाय बनाई है। बहुत ठंड है ना, एक काम करो, आदित्य को जगा दो। मीरा जी ने चाय बनाना जारी रखा, पर उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने नव्या को आवाज दी, बहू, चाय तैयार है, बस कप में डाल दो। आदित्य को गर्म चाय देना
और हां, मेरे लिए बस आधा कप ही काफी है, अब ज्यादा चाय नहीं पी पाती। नव्या ने चुपचाप बिना कुछ कहे कप उठाया और चाय डालने लगी। पर उस क्षण मां की आवाज में जो थकावट और प्यार का मेल था, वह किसी भी दिल को छू सकता था। मीरा जी ने चाय का कप हाथ में लिया और धीरे से आदित्य की ओर देखा। बेटा, क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले चलोगे? आदित्य ने चौंक कर अपनी मां की ओर देखा। क्या हुआ मां, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, मीरा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने डर क्यों गए? तुम्हारी मां को कुछ नहीं हुआ है, बस पिछले 3 से 4 दिनों से हल्का सिरदर्द है, सोचा डॉक्टर से दवा ले लूं। तभी पास बैठी नव्या मुस्कुराई और बोली, मां, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, वैसे भी इन्हें बहुत काम रहता है। यह सुनकर आदित्य का चेहरा तन गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पर नव्या, मेरे लिए मेरी मां सबसे पहले है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मीरा जी बोली, तुम सही कह रही हो बहू, मैं आदित्य के साथ ही जाऊंगी। यह सुनकर नव्या थोड़ा मुस्कुराई। पर दोस्तों, नव्या की इस मुस्कान के पीछे क्या था? शायद वह सच जिसे कोई नहीं जानता था। दोपहर का समय था, आंगन में हल्की धूप फैली थी और हवा अब भी ठंडी थी। मीरा जी और नव्या डॉक्टर से दवा लेकर घर लौट चुके थे। वे घर तो आ गए थे, पर मीरा जी का मन अभी भी बेचैन था। अचानक डॉक्टर के वे शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे जो उन्होंने बाहर बैठे हुए सुने थे। जब उनकी जांच हो गई और वह बाहर इंतजार कर रही थी, तब नव्या डॉक्टर के कमरे में गई थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी मीरा जी के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, जैसा मैंने बताया है, आप बस दवा वैसे ही देती रहना, लेकिन सावधान रहना, मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। यह डॉक्टर की आवाज थी। मीरा जी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सिर झुका लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। क्या उन्होंने सच में यही सुना या यह उनका वहम था? उनके दिल ने कहा, नहीं, नव्या ऐसी नहीं हो सकती। पर उनका मन अब सवालों से भरा था। फिर भी उन्होंने नव्या से कुछ नहीं पूछा। वह बस चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, लेकिन उनका दिल अब बेचैन था। शाम का समय था। जैसे ही आदित्य घर आया, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह सीधा मां के कमरे में गया। अंदर आते ही मुस्कुराकर बोला, मां, बताओ मेरे हाथ में क्या है? इससे पहले कि मीरा जी कुछ कहती, नव्या वहां आ गई। उसने आदित्य के हाथ में छोटे से डिब्बे को देखा। वह चौंक कर बोली, अरे वाह, कितने सुंदर, और वो भी सोने के झुमके। क्या ये मेरे लिए हैं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये मेरी प्यारी मां के लिए है। देखो मां, मैं वो मोटे वाले झुमके लाया हूं जो तुम्हें पसंद है। मीरा जी ने बड़े प्यार से झुमके हाथ में लिए। उनकी आंखें भीगी हुई भी थीं और मुस्कुरा भी रही थीं। मां, बताओ कैसे लगे? आदित्य को सुनकर मीरा जी ने कहा, बहुत सुंदर हैं बेटा, पर ये बहुत महंगे लग रहे हैं। आदित्य तुरंत बोला, मां, आपकी तुलना में इनकी क्या कीमत है? नव्या चुप थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। 1 महीना बीत चुका था। जनवरी की एक ठंडी शाम थी। मीरा जी हर दिन की तरह घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। ठंडी हवा उनके दुपट्टे से खेल रही थी। तभी उन्होंने अपनी बहू नव्या को देखा। वह एक अजनबी से बात कर रही थी। मीरा जी चौंक गईं। उन्होंने और करीब से देखने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं पाई। वह धीरे से बेंच के पीछे छिप गईं। उनका मन बेचैन था। आखिर इस वक्त नव्या इस अजनबी से क्या बात कर रही है? तभी उस युवक ने अपनी जैकेट की जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और नव्या की ओर बढ़ा दिया। नव्या ने इधर उधर देखा, फिर लिफाफा ले लिया। वह लड़का वहां से चला गया था। यह सब देखकर मीरा जी का मन और बेचैन हो गया। उनके मन में ढेरों सवाल उठने लगे। आखिर यह लड़का कौन था? इसने लिफाफा क्यों दिया? और ऐसा क्या है जिससे नव्या इतनी खुश है? तभी नव्या के मुंह से कुछ निकला, जिसे सुनकर मीरा जी सिहर उठी। वह वहीं खड़ी रह गई। नव्या फोन पर बात खत्म करके वहां से चली गई थी, लेकिन मीरा जी आंसुओं से भरी आंखों के साथ अभी भी वहीं खड़ी थी। इतनी कड़क ठंड में भी उनके शरीर से पसीना छूट रहा था। उनका दिल अनियंत्रित होकर धड़क रहा था और शरीर में अजीब सी सिहरन भर गई थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला, कांपते पैरों से घर की ओर बढ़ी और धीरे से अपने कमरे तक पहुंची। उन्होंने दरवाजा बंद किया और पलंग पर लेट गईं।
उनकी आंखें खुली थीं, पर नींद की जगह उन आंखों में डर और संदेह था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहां तक कि अपने बेटे आदित्य से भी नहीं। उस समय नव्या रसोई में थी और शायद उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सास मीरा जी ने उसकी कही गई हर बात सुन ली थी। दोस्तों, मीरा जी ने क्या सुना था? दरअसल नव्या फोन पर उस अजनबी से कह रही थी, हाँ, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। बूढ़ी मां पागल हो रही है और जल्द ही इन्हें कहीं दूर भेज दिया जाएगा। अगले ही पल बाहर से एक चीख सुनाई दी। नव्या दूध लेकर कमरे के पास पहुंची और जैसे ही उसने अंदर झांका, वह सिहर उठी। मां जी, आप क्या कर रही हैं? उसने धीरे से कहा। मीरा जी ने सिर घुमाया। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा पागलपन था। चुप रहो, वो मुझे मारने आई है। तुम देख रही हो ना राधा, अपनी गुड़िया से। ये हर रात मुझे डराती है। वह अपनी गुड़िया से कहती रही। नव्या खुश थी, जो वह चाहती थी वही हो रहा था। अब ये पूरी तरह पागल हो गई है। वह बिना दूध दिए ही वापस लौट गई, पर उसके चेहरे पर दया नहीं बल्कि एक अजीब सा संतोष था। वहां कमरे में बैठी मीरा जी ने जैसे ही उसकी परछाई को जाते देखा, उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो बेटा, तुम्हारा खेल अब शुरू हुआ है और मेरा भी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही नव्या ने दरवाजा खोला, सामने अपनी मौसी सास मीरा जी की बहन गीता को देखकर वह चौंक गई। मां जी, आप अचानक यहां? आपको बताना चाहिए था, मैं आपको लेने आ जाती, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। गीता जी मुस्कुराई। अगर मैं बता देती तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देती? और हां, आशा, मीरा कहां है? ओह, मैं भूल गई, वह मंदिर गई होगी। इससे पहले कि नव्या कुछ कहती, गीता जी ने कहा, चलो बहू, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाओ, तब तक मैं ताजी हो जाती हूं। तभी आदित्य भी वहां आया और अपनी मौसी को देखकर खुशी से उनके पास आया। उसने झुककर उनके पैर छुए और कहा, मौसी, आप कैसी हैं? आपको अचानक यहां देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे भी मैं आपको बहुत याद कर रहा था। गीता जी मुस्कुराई। सच में? याद कर रहा था तो फोन कर लेता। आदित्य कुछ और कहता, तभी उन्हें अंदर से मीरा जी की चीख सुनाई दी, मुझे मत मारो। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आदित्य दौड़कर मां के कमरे की ओर भागा और गीता जी और नव्या उसके पीछे। जैसे ही गीता जी कमरे में पहुंची, अपनी बहन की हालत देखकर वह चौंक गई। मीरा डर से कांप रही थी और उनके चेहरे पर पसीना था। गीता जी एक पल के लिए पत्थर बन गईं, फिर वह दौड़कर मीरा के पास आईं। उन्होंने झुककर अपनी बहन का चेहरा पकड़ा और कहा, दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम किससे डर रही हो? मैं तुम्हारी बहन गीता हूं, मेरी तरफ देखो। मीरा का चेहरा कांप रहा था, जैसे वह अभी किसी बुरे सपने से जागी हो। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और एक फुसफुसाहट निकली, मुझे वहां मत भेजना, मैं पागल नहीं हूं। गीता चौंक कर आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य, तुम्हारी मां क्या कह रही हैं? और यह सब कब से हो रहा है? आदित्य ने नजरें झुकाईं, फिर दबी आवाज में बोला, मां की तबीयत कुछ दिनों से ऐसी ही है, कभी अचानक चीखती हैं, कभी रोती हैं। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता था, पर नव्या ने मना कर दिया। पर मौसी, हम उन्हें कहां ले जाते? अगर उन्हें कहीं भर्ती करवा दिया जाता तो समाज क्या कहता कि मां पागल हो गई है। गीता की आंखें पल भर के लिए नव्या पर टिकीं, लेकिन गीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मीरा की ओर देखा, फिर कहा, चिंता मत करो दीदी, अब मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे गीता जी मीरा के सिर पर हाथ फेरने लगी। दीदी, मैं यहीं रहूंगी अब। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी आवाज में वो अपनापन था जो सिर्फ बहनों में मिलता है, निस्वार्थ, मजबूत और सच्चा। पास खड़ी नव्या हल्की सी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक झिझक, एक अटपटापन साफ दिख रहा था। मौसी, आप कब तक यहां हैं? मैंने सोचा बस 2 से 4 दिन, नव्या ने पूछा। गीता जी ने आंखों में हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी उसे अब अच्छी देखभाल की जरूरत है और मुझसे बेहतर उसकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। यह सब सुनकर आदित्य, जो अपनी मां की हालत देखकर अंदर से टूट रहा था, ने गहरी सांस ली और कहा, मौसी, आप सच कह रही हैं ना? आप यहीं रुकेंगी? आपके आने से मुझे बहुत राहत मिली है।
मैं अपनी मां को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। नव्या मुस्कुराई और बोली, हां जरूर मौसी, अगर आप यहां हैं तो हमें भी शांति मिलेगी। रात का समय था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। माहौल सादा था, पर हवा में एक अनकहा तनाव अभी भी तैर रहा था। गीता जी प्यार से मीरा को खाना खिला रही थी और आदित्य बार बार अपनी मां की ओर देख रहा था, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसकी मां सच में ठीक है। तभी नव्या मुस्कुराई और बोली, मौसी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? आपको अपनी मां के पागलपन से डर नहीं लगता? एक पल के लिए टेबल पर खामोशी छा गई। आदित्य ने अपनी प्लेट छोड़ दी और गुस्से से नव्या की ओर देखा। नव्या, तुम क्या कह रही हो? मेरी मां ठीक है, बस उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और हां, मेरी मां पागल नहीं है। आदित्य की आवाज में अपनी मां के लिए अथाह सम्मान और गुस्सा था। गीता जी ने भी कड़क लहजे में कहा, बहू, मेरी बहन को पागल मत कहो। नव्या का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह घबरा गई सी लगी, पर उसका मन उसकी चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। उसने मन में सोचा, अगर पागल नहीं है तो हो जाएगी। दवा धीरे धीरे असर कर रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने खाना तो खाया, पर उस रात सबके मन में एक अजीब सी खामोशी थी। रात को मीरा जी ने धीरे से आंखें खोली। तभी दोनों बहनों की आंखों में एक जैसी चमक थी। गीता जी ने बहुत धीरे से कहा, दीदी, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने सोचा था। आगे क्या करना है? मीरा जी ने सिर हिलाया और फिर कहा, अब समय आ गया है कि अपनी बहू को उसकी ही भाषा में जवाब दूं। तुम बस सब देखती रहना, पर नव्या को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें कुछ पता है। दोनों की आंखों में एक ही मकसद था, सच को सामने लाना और बहू की उस साजिश को बेनकाब करना जो एक मां को पागल साबित करना चाहती थी। दरअसल कुछ समय पहले जिस दिन मीरा जी डॉक्टर के पास गई थीं, तभी उन्होंने डॉक्टर और नव्या की बातचीत सुन ली थी। उसी दिन उन्हें समझ आ गया था कि नव्या उन्हें रोज दूध में कोई ऐसी दवा दे रही है जिससे वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर हो जाए और उन्हें घर से दूर भेज दिया जाए। बाहर आकर उन्होंने नव्या से सिरदर्द की दवा ली, लेकिन उसे खाने की बजाय छिपा लिया। उसी रात उन्होंने अपनी बहन गीता जी को फोन किया था। मीरा जी ने गीता जी से कहा था, गीता, तुम तुरंत यहां आ जाओ, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। अगर देर की तो तुम अपनी बहन को खो दोगी। और हां, ये बात किसी को मत बताना, आदित्य को भी नहीं। वह पहले ही मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे कुछ पता चला तो पता नहीं वह क्या करेगा। मीरा जी ने गीता जी से डॉक्टर की बातचीत और दूध में दी जा रही दवा की बात बताई। गीता जी ने पूछा था, दीदी, तो अब क्या करें? मीरा जी ने कहा था, अब मैं पागलपन का नाटक करूंगी और तुम मेरी मदद करोगी। तुम डॉक्टर से मिलकर उसी की दवाइयां बदलकर मुझे असली ताकत वाली दवा दिलवाओगी। मुझे इतना पागल दिखना है कि नव्या निश्चिंत हो जाए और अपनी पूरी साजिश खुलकर सामने लाए। गीता जी अगले ही दिन उस डॉक्टर से मिली जिसने नव्या का साथ दिया था। गीता ने उसे पैसे का लालच देकर असली दवा निकलवाई। डॉक्टर ने डर के मारे गीता का साथ दिया, यह सोचकर कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो वह फंस जाएगा। गीता जी ने डॉक्टर से कहा, आज से तुम मीरा जी के लिए सिर्फ अच्छी दवा दोगे और किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अब मीरा का पागलपन सिर्फ एक बहाना था, अपनी बहू की सच्चाई जानने का। जिस रात मीरा जी ने पागलपन का नाटक शुरू किया था और चिल्लाई थी, उसी रात वह अंदर ही अंदर मुस्कुराई थी। अगले दिन सुबह गीता जी ने चालाकी से नव्या को अपने पास रखी हुई दवा वाली चाय नहीं दी, बल्कि कहा कि वह मां के लिए चाय बना रही हैं। दरअसल वह चाय भी मीरा और गीता के बीच एक गुप्त संकेत थी। वह अजनबी जिससे नव्या मिली थी, वह नव्या का बचपन का दोस्त था। उसने नव्या को वह लिफाफा दिया था जिसमें घर के कागजात थे। नव्या मीरा को पागल साबित करके आदित्य के नाम पर जोर डालकर घर को अपने नाम करवा लेना चाहती थी और उस दोस्त के साथ मिलकर बेचना चाहती थी। यह सब मीरा जी ने गीता जी के साथ मिलकर पहले ही पता कर लिया था। एक रात जब नव्या निश्चिंत होकर किचन में काम कर रही थी, तभी गीता जी ने आदित्य को बुलाया। आदित्य, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। गीता जी ने आदित्य को अपने साथ लिया और मीरा जी के कमरे में गए। मीरा जी पलंग पर बैठी थी। उनकी आंखों में अब कोई डर या पागलपन नहीं था, बल्कि एक मां की अटूट शक्ति थी। आदित्य चौंक गया। मां,
आप ठीक हैं? मीरा जी ने धीरे से सिर हिलाया। गीता जी ने सारी सच्चाई आदित्य को बताई। नव्या की साजिश, दूध में दवा देना और मीरा जी का पागलपन का नाटक। आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, नव्या ऐसा नहीं कर सकती। मीरा जी ने धीरे से अपनी शॉल के अंदर से वह सोने के झुमके निकाले जो आदित्य ने उन्हें दिए थे, और साथ में वह सफेद लिफाफा भी जो नव्या ने उस अजनबी लड़के से लिया था। लिफाफे में घर के कागजात की नकलें थीं। बेटा, नव्या मुझसे नहीं बल्कि इस घर से प्यार करती थी, और तुम्हारा ये प्यार उसने मुझे पागल करने की दवा का बहाना बना दिया था। आदित्य की आंखों में मां के प्रति प्रेम और नव्या के लिए नफरत भर गई। अगले ही दिन आदित्य ने नव्या को घर के कागजात और उसका प्लान दिखाते हुए तलाक के कागजात उसके सामने रख दिए। नव्या का सारा घमंड टूट गया। वह आदित्य के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो आदित्य, यह सब मैंने लालच में आकर किया। आदित्य ने अपनी मां की ओर देखा जो एक शांत और मजबूत मुस्कान के साथ खड़ी थी। नव्या, मेरे लिए मेरी मां का प्यार और उनका विश्वास दुनिया में सबसे ऊपर है। तुमने उन्हें पागल साबित करने की कोशिश की। जो अपनी सास को नहीं संभाल सकती वह मेरी पत्नी कैसे बन सकती है? आज से तुम आजाद हो। नव्या घर छोड़कर चली गई। मीरा जी ने आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, एक मां का प्यार कभी कम नहीं होता, लेकिन एक मां तब और ताकतवर हो जाती है जब वह अपने बेटे के विश्वास को टूटते हुए देखती है। यह कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं बल्कि एक मां के अद्वितीय बलिदान की कहानी है, जिसने अपने बेटे के विश्वास को टूटने से बचाने के लिए खुद को पागल साबित करने का नाटक किया।